दोस्तों जय भीम नव बुद्धा। मैं नीलेश ओंकार लॉर्ड बुद्धा टीवी के खास बात इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो शुरू है और चुनाव प्रचार का काम भी शुरू हो गया है। आज हम अकोला लोकसभा क्षेत्र में हैं और आज हमारे साथ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संजय धोत्रे साहब, ये हमारे साथ है। उनसे चर्चा करेंगे किस तरह के मुद्दों को लेकर वो इस बार जनता में जाने वाले हैं और ये चुनाव जो है उनके लिए कितना अहम है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस बार किस तरह के मुद्दों को सामने रखकर आप जनता में जाने वाले हों। इस बार का जो चुनाव है, मैं इसके पहले भी 3 बार यहाँ से चुन के आया, लेकिन 2004 और 2009 में जब मैं चुन के आया तो हमारी कोई सरकार केंद्र में नहीं थी, मैं विपक्ष में था। लेकिन 2014 में मैं चुन के आया, उसमें हमारी पूरे देश में बहुमत से हमारी सरकार आई, बीजेपी एनडीए की सरकार आई। बाद में महाराष्ट्र में भी 6 महीने के बाद में बीजेपी शिवसेना की सरकार आई और दोनों सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने जो काम किए और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो है उसका जो अमल हुआ और हमारे यहाँ पे कारपोरेशन, बाद में हमारी 3 नगर परिषद, उसमें भी हमारी बीजेपी के नगराध्यक्ष, महापौर, बहुत सारे पार्षद और जिला परिषद में हमारे जो सदस्य है, पंचायत समिति में सदस्य है, कुछ पंचायत समिति में सभापति भी हमारे हैं, तो और 4 एमएलए हमारे बीजेपी के चुन के आए। तो जो कुछ विकास यहाँ पे हुआ, अब पिछले 20-25 साल में जो काम नहीं हुए वो बहुत सारे विकास के काम यहाँ पे हुए और जो योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ। और अब नई सरकार आने के बाद में साल 1.5 साल तो पुराना जो कारोबार था उसको ठिकाने लाने में गए और पिछले 2-3 साल में बहुत सारे काम हुए। तो जनता को भी ये उम्मीद है कि 20-25 साल में जो काम न हो सके वो काम 2-3 साल में पिछले हुए और अगले 5 साल में इससे भी दुगुने तिगुने काम होंगे। तो इसके कारण मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि जनता ने मुझे 3 बार जैसे आशीर्वाद दिए उसी तरह से जनता मुझे इस बार भी कामयाब बनाएंगी। जैसे आपने बोला कि जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति और पूरे देश में जो मोदी जी ने जो बहुमत से सत्ता हासिल की थी, उस वक्त से लेकर आज तक क्या आपको लगता है कि आज भी वही माहौल है और आज भी वही उत्साह है लोगों में और आज भी इस बार भी मोदी सरकार या मोदी जी के नेतृत्व में 4थी बार आप यहाँ पर विजय हासिल कर पाएंगे? माहौल जो है, अब मैंने एक चीज़ देखी हुई है कि आखिरी जो जनता है वो जो चुना हुआ नुमाइंदा है या जो सरकार है उसके प्रति उसकी अपेक्षाएं रहती। सारी अपेक्षाएं तो पूर्ण किसी की भी नहीं होती, मेरी भी खुद की भी नहीं हो सकती। तो लोग सिर्फ सरकार या जो लोक प्रतिनिधि है उनके बारे में लोग सोचते रहते और थोड़ी बहुत नाराज़गी भी रहती। लेकिन जैसे चुनाव आ जाते तो उस समय तो उनको किसको चुनना है और फिर उसमें से वो देखते कि भाई किसकी सरकार बनेगी, कौन चुन के आएगा, कौन काम कर सकता। और ये सारा अगर मिलजुल के हिसाब किया तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अकोला क्षेत्र की बात करें, अकोला लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो देख रहे हैं कि जिस तरह से गडकरी साहब का जो डिपार्टमेंट है जो पूरे देश में काम करते हुए नज़र आ रहा है, जो यातायात के इसमें बहुत बढ़िया काम रहा है उनका। लेकिन अकोला की सड़कें उस तरह से हमें कार्यान्वित होते हुए नहीं दिख रही है सर। तो आपने तो कहा है कि 4-5 सालों में बहुत काम हुआ है, लेकिन सड़कों के मामले तो मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा असर मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। नहीं, अकोला की अब जो सड़कों की आप बात कर रहे हैं, खास करके आपने जो हमारा नेशनल हाईवे है अमरावती अकोला, उसके बारे में आप बोल रहे हैं। तो ये हाईवे जो है इसका काम 2 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन वो जो कंपनी है, आप भी अच्छी तरह जानती कि IL&FS करके जो कंपनी है वो सारे देश में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करती है। वो कंपनी थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस में है और उसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो हेल्डअप हुए। तो अब ये तो थोड़ा सा जो नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हो गया, तो उसके कारण हमारा वो काम रुका हुआ है। बाकी आपने अगर 3-4 साल पहले का अकोला देखा हुआ रहता
जैसे हमारे कॉरपोरेशन के क्षेत्र में जो रोड हुए, तो 3-4 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बाद में जो स्वच्छता अभियान जो है उसका बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन, हमारा स्टेशन होगा है हमारा शहर में, वो बहुत अच्छे काम उसमें हुए। हमारे इसमें जो नया क्षेत्र जो हमारी हद्दवाड़ हुई उसमें जो शामिल हुआ, उसमें भी मुख्यमंत्री साहब ने 100 करोड़ रुपए उसके लिए दिए 6 महीने पहले। उसके अभी टेंडर वगैरह खुले, लेकिन थोड़ा ये आचार संहिता वगैरह उसके कारण उसके कुछ काम रुके हुए हैं। तो ये सब जनता को पता है। अब 30-40 साल से जो नहीं हुआ था, एक निश्चित कोई भी ये कहेगा कि अभी तक जो नहीं होता। मैं भी शुरुआत में मैंने ये किया कि सबकी अपेक्षाएं पूर्ण तो हो नहीं सकती, लेकिन जिस तरह लाइन में 50 लोग खड़े रहते तो उसमें 30 लोगों को टिकट मिल गया। जिसका 50वां नंबर था वो 20वें नंबर पे आ गया है। तो अब 10 में से कहीं पे 5 काम हुए, कहीं पे 6 काम हुए। तो अब जो 3-4 लोगों के काम नहीं हुए उनको तो दुख इसका है। अभी तक ऐसा था कुछ भी नहीं होता था तो सबको लगता था इसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ। लेकिन अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई उसका काम पहले हो गया, मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ। जैसा हम देखते हैं कि कोई रिजल्ट जब आता तो अपना बच्चा जब फेल होता, हम उसको पूछते तू कैसा फेल हो गया, तो बोलता मेरे क्लास में बहुत सारे लड़के फेल हो गए। लेकिन जब सभी पास हो जाते और हमारे बच्चा फेल हो जाता तो उसका बहुत ज़्यादा दुख होता। तो उस तरह कुछ 5-10% जो लोग हैं उनको थोड़ा सा लगता है कि भाई हमारा होना चाहिए था। लेकिन उनको ये भी पता है कि जब 50-60-70% काम हुआ तो हमारा कम से कम नंबर पहले आ गया और अगले साल 2 साल में हमारे भी काम हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ। एक महाराष्ट्र में तीसरा फ्रंट उभर कर आ रहा है और ये उसका गढ़ है अकोला। मैं भारी बहुजन महासंघ की बात कर रहा था। और उसके माध्यम से जो वंचित बहुजन आघाड़ी बनी है, ये महाराष्ट्र में तीसरे फ्रंट के रूप में उभर कर आ रहा है। तो कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र में क्या इस वंचित बहुजन आघाड़ी का असर आपकी सीट पर होगा या कांग्रेस की सीट पर होगा? नहीं, ये आप उसको गढ़ कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो अभी जो वंचित आघाड़ी जो निकली, बहुजन वंचित आघाड़ी, इसकी बुनियाद यहाँ से शुरू हुई। इसको आप गढ़ से ज़्यादा अगर फाउंडेशन बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आदरणीय बाला साहब जो है वो 84 से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे और कई बार वो चुनाव हारे, लेकिन वो जीत को छूते छूते हार गए। 2 बार वो यहाँ से सांसद भी बने, 98 और 99 में जब वो कांग्रेस के साथ में उनका गठजोड़ था। उस समय वो दोनों बार चुन के भी आए। 2 बार वो हमारे यहाँ से उन्होंने पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व किया। उनकी जो एक मूवमेंट है वो मूवमेंट के लिए काम कर रहे, एक विचार से वो काम कर रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता कि ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी वगैरह ये जो लाया उन्होंने, ये थोड़ा सा लोगों में जाने में, इसमें ऐसी चीज़ें बहुत सारी आती है, हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। वैसा अब किसी के विचार का आदर करना ये हमारा फ़र्ज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा असर होगा, क्योंकि वो वंचित के जगह पहले हमारे यहाँ पहले उनका भारिप था, फिर बहुजन महासंघ आया। अब भारिप मतलब भारिप के तो आपको सब वो हिस्ट्री में मैं भी जाना नहीं चाहता, आपको भी सब पता है। अब वंचित यानी उन्होंने पहले बहुजन महासंघ लिया। वो बहुजन महासंघ मतलब जो बहुजन, अब बहुजन की व्याख्या तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुजन मतलब जो ज़्यादा संख्या में है, लेकिन इलाइट क्लास छोड़ के हम सबको ही बहुजन बोलते हैं। वो बहुजन में फिर मराठा भी आ जाते, कुणबी भी आ जाते, सब आ जाते। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है हमारी, 12 बलूतेदार जो बोलते हैं, वो ज़्यादा करके इसमें आ जाते। तो उन्होंने एक प्रयास किया उसका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कुछ असर कर पाएगा। खास करके अकोला में नहीं असर कर पाएगा। क्या कांग्रेस पे असर कर पाएगा अकोला में? असर तो होगा सर, कुछ ना कुछ। नहीं, देखो कैसा है, ये जो चीज़ें रहती है पॉलिटिक्स में, मैंने एक चीज़ देखी हुई है कि बहुत सारे लोग एकदम कोई भी एक्शन होती है तो सिर्फ उसकी एक साइड देखते, लेकिन हर चीज़ को 2 साइड रहती है। जैसा मेरे साथ में अगर कोई जुड़ता तो हम सोचते कि 1 + 1 2 हो गए। तो वो जब मेरे साथ में जुड़ता तो मेरे साथ में जो ऑलरेडी जुड़े हुए रहे उसमें से कुछ कम भी हो जाती, उनकी नाराज़गी भी रहती। तो वैसे ही ये इसमें जब कुछ होगा, आप जो बोल रहे हो वो सही है, क्योंकि आज तक मैंने जो 3 चुनाव लड़े
क्योंकि मेरे साथ में जो भी लड़े वो बहुत ही मान्यवर व्यक्तिमत्व थे। शुरुआत में मेरा चुनाव हुआ तो लक्ष्मणराव तायड़े जी थे, वो हमारे एक सीनियर लीडर और एमएलए थे। मैं और वो साथ में एमएलए थे और बाला साहब थे। फिर उसके बाद में चुनाव हुआ तो बाबा साहब धाबेकर, वो तो मंत्री थे, हमारे यहाँ के पालक मंत्री थे। वो कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे और बाला साहब थे। तो उस समय मैं चुन के आया, दूसरे नंबर पे लक्ष्मणराव रहे पहले चुनाव में, बाला साहब तीसरे नंबर पे रहे। जब धाबेकर जी थे तो धाबेकर जी तीसरे नंबर पे गए, बाला साहब दूसरे नंबर पे आए। लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर का डिफरेंस जो है वो कम था। और पिछला जो चुनाव हुआ उसमें हिदायत पटेल दूसरे नंबर पे आए, बाला साहब, उनका डिफरेंस कम था, 18-20 हज़ार का डिफरेंस था। तो आप जो बोल रहे हैं, तो अब ये 9.5-10 लाख जब वोटिंग होता है और उसमें 10-20 हज़ार का डिफरेंस, तो ये टोटल वोटिंग के 1-2% है। तो इसको तो आप कोई भी भाप नहीं सकते। सही बात है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो कितनी वोटिंग होगी, क्या होंगी, इसके ऊपर सारी निर्भर है। लेकिन आप जो बोल रहे थोड़ा बहुत चेंज तो हो सकता है, मेरे थोड़े बहुत वोट उधर जा सकते हैं। और हमारे यहाँ का जो चुनाव होता है उसमें सबसे बड़ी बात रहती कि वोटिंग परसेंटेज कितना होता है, क्योंकि वोट इधर के उधर ट्रांसफ़र होना ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि मेरा यह अनुभव है कि हमारे यहाँ का जो वोटर है वो बहुत ही ज़्यादा खुद से प्रामाणिक है। अच्छा। वो जिसको वोट दे रहा है, 4 दफ़े दिया, 5 दफ़े दिया, उसके मन में भी विचार आता कि मैं अब दूसरे को दूँ, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं 4 बार इसको दिया तो अब चलो और एक बार इसको दे देते। अच्छा। भले ही हमारे यहाँ के कुछ लीडर जो है, आजकल की जो राजनीति चल रही कि रात को कौन से पार्टी में है और दूसरे दिन सुबह हम अखबार पढ़ते तो वो दूसरे पार्टी में गया, तो लीडर जल्दी बदल सकते, लेकिन वोटर जो है वो आम वोटर जो है वो ज़्यादा जल्दी बदलता नहीं। और मेरा तो यानी बाला साहब का तो ये 10वां चुनाव है और मैं लगातार 77-78 से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा। मैंने जो भी उस समय से चुनाव देखे, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा चेंज कुछ होता नहीं है। अच्छा। तो अभी भी नहीं होगा ऐसा आपको लग रहा है? नहीं होगा, थोड़ा बहुत। अब वो तो सिर्फ इंटरेस्ट है रिजल्ट का, कितना होगा क्या होगा। और अब मैं भी एक राजनीति का खुद को एक विद्यार्थी समझता, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं, तो मुझे भी थोड़ा देखना है कि भाई उसके बाद हम भी सोचेंगे कि हमारी कहाँ गलती हुई, क्यों ये लोग हमारे से दूर हुए, या कुछ लोग क्यों हमारे साथ में जुड़े। अंत में जानना चाहता हूँ मैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए अब तक जो नहीं हुआ या जितने भी काम आपने किए हैं और जो नहीं हुए हैं उसके लिए आगे का क्या प्लान है, मतलब विकास के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए अगर मौका मिलता है आपको फिर से, तो किस तरह से डेवलपमेंट होगा जो नहीं हुआ है अकोला में? नहीं, विकास की जो हमारे बहुत सारे जो संसाधन हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहती कि वो चीज़ करने के बाद में बाकी चीज़ जो है वो अपने आप हो जाती। जैसा हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे यहाँ पे एक चीज़ की थोड़ी कमी है कि हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट हमारा अभी तक मैंने बहुत सारा प्रयास किया, उसके लिए ज़मीन चाहिए थी। तो अब हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी ज़मीन तो मिल गई, लेकिन थोड़ा सा प्राइवेट एक्विजिशन जो है प्राइवेट लैंड का वो अभी बाकी है। वो मिलने के बाद में इसकी एयर स्ट्रिप उसकी लंबाई बढ़ने के बाद में यहाँ पे एयर सर्विस शुरू हो सकती, क्योंकि वो एयर सर्विस शुरू होने के बाद में बहुत सारी बातें, क्योंकि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री होंगी या कुछ भी होगा वो पहले देखता कि एयर सर्विस वहाँ पे है कि नहीं है। तो वो एक काम थोड़ा बाकी है। दूसरा अकोला खांडवा एक हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस का वो प्रोजेक्ट है, तो उसका गेज कन्वर्जन सैंक्शन हो गया है। अकोला आकोट काम शुरू हो गया है, उधर से आमला खुर्द से खंडवा का भी काम शुरू हो गया है। बीच में थोड़ा सा एक टेक्निकल फॉर्मेलिटी वो क्लियरेंस वगैरह वो हो चुका था, लेकिन कुछ लोगों ने जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने थोड़ा सा वो PIL वगैरह दाखिल किया है, लेकिन मुझे अपेक्षा है कि वो काम भी हो जाएगा। और सबसे जो अहम मुद्दा है कि पिछले 3-4 साल से थोड़े से हमारे जो खेतमाल है उसके जो दाम गिर गए, उसके कारण सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं पूरा देश का किसान जो है वो बहुत ही क्षतिग्रस्त है, दुविधा में है। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ बुनियादी बातें हैं वो हमको सारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसको चेंज करके, क्योंकि आखिरी कोई संकट रहता तो उसमें एक आधी अपॉर्चुनिटी जो है
वो भी उसमें बैठी हुई रहती। तो उसको भी हम पॉजिटिवली लेके ये काम, मैं अगले 5 साल का मेरा ये एजेंडा है और मुझे इसमें सभी लोगों ने साथ दिया। और मैं एक ख़ास बात यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपको तो पूरे हिंदुस्तान के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, विदर्भ का खास करके आपको सब पता है। हमारे अकोला में जो चुनाव होते, उस चुनाव का एक स्तर है। हमारे यहाँ पे कभी भी कोई चुनाव में धांधली, गड़बड़ी, कोई बहुत बड़ा किसके साथ में झगड़ा हुआ, हिंसा नहीं, ये कभी नहीं हुआ। और ये सब जो हो रहा, ये हमारे जो 3 पार्टियाँ यहाँ पे खड़ी रहती, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता और ख़ास करके जो उसके प्रत्याशी है, उन्होंने बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड रखा हुआ है। अभी बाला साहब का और मेरा ये चौथा चुनाव है, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आदर बाला साहब के प्रति है। पहले वो लक्ष्मणराव तायड़े थे, उनको तो मैं गुरु समझता। ये हमारे बुजुर्ग थे बाबा साहेब धाबेकर, ये हिदायत पटेल जो है, ये तो मेरे भाई के जैसे है। तो हमारा कभी ऐसा ये टाई नहीं आया और हम कभी पर्सनली एक दूसरे के खिलाफ बोले नहीं। हम जो भी बोलते हो, एक हमारे जो अलग अलग विचार है उसका हम समर्थन करते, या हमारे पार्टी के बारे में बोलते, या हमारे सरकार के बारे में बोलते। तो उसके कारण एक बहुत अच्छा वातावरण चुनाव में यहाँ पे रहता। आपको भी उसके सामाजिक या सब कुछ, मैं जब से आया उसके पहले तो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ चलता था, लेकिन मैं लोगों को यही बताता हूँ कि जितना भी हम हैं, हम सब एक दूसरे के प्रति, हम एक दूसरे से डिपेंड, हमारा जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक रिलेशन है। क्योंकि कोई भी इसमें की कड़ी अगर कोई भी टूट गई तो हम दूसरे के ऊपर उसका असर होने वाला है। तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका असर सामाजिक तौर पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा हम देखते कि अब ये आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, सब अपना अपना समर्थन करते हैं। आखिरी सबका उद्देश्य जो है वो तो बीमार को ठीक करना है। जो बाला साहब के विचार है उनको भी थोड़ा, वो बाबा साहब आम्बेडकर के पोते हैं, तो उन्होंने दलितों के बारे में बात करना, वंचितों के बारे में बात करना, तो उनके जीवन का ध्येय है, तो हम उसका आदर करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सारी बातें शेयर की और हमारे दर्शकों के साथ आपने अपना प्लान रखा। और एक बात ये है कि हमारा जो संविधान है, इस देश का संविधान, वो बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही मजबूत संविधान है। सारी दुनिया इसका आदर करती है और उस संविधान के तहत ही पूरा देश चलता है। और संविधान का इम्प्लीमेंट हो, यही हर इंसान चाहता है। अगर संविधान का पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है तभी आखिरी छोर तक, यानी कि आखिरी तबके में रहने वाला जो इंसान है उस तक सुविधाएं और उस तक हर वो अधिकार पहुंच सकता है। तो आशा यही है कि संविधान का इम्प्लीमेंटेशन हो और सरकार जो है वो सर्वसमावेशक नीतियों के साथ चले। तो क्या ये अपेक्षा कर सकते हैं अगर आपका मौका मिला तो? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि संविधान जो है ये हमारे हर चीज़ से ऊपर है। मेरे जान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण संविधान है। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी को संविधान का पालन करो, ये बोलने का अधिकार मुझे जब भी मिलता है जब मैं खुद संविधान का पालन करूँगा। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि वो दूसरे को तो बोलते संविधान का पालन करो, लेकिन खुद नहीं करते। या हमारे देश में मुझे तो लगता है कि कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनके हाथ में अधिकार है, सब चीज़ें हैं, और वो बिल्कुल संविधान की इज्जत नहीं करते। यानी संविधान के, या हमारी जो संविधान में से हमारी सब सिस्टम तैयार हुई, और सिस्टम जो है, जैसा हमारे शरीर में जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी ये नर्वस सिस्टम है, हर तरह का सिस्टम है, इसमें कहीं पे भी फॉल्ट आया तो वो दूसरे सिस्टम को अफेक्ट करती। वैसे ही ये संविधान जो बनाया हुआ है ये सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, और कुछ कुछ लोग जो है वो सिस्टम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि कुछ कुछ जिनके हाथ में सिस्टम है वही उसको क्रैक करना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ा धोखा है इसमें। और इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी है, कुछ ब्यूरोक्रेट भी है, और कुछ हमारे जिनके हाथ में देश की बागडोर है, यानी वो लोग, सरकार बोलो या कोई बड़े बड़े कारोबारी, नहीं बड़े बड़े कारोबारी है कुछ, क्योंकि आखिरी में ये सब कुछ जो चलता ये तो सब बड़े लोग ही चलाते।
ये जो अलग अलग व्यवस्था है वो दुख से उसमें कुछ लोग जो है, क्योंकि उन्होंने खुद ही वो गुनहगार होंगे, तो वो तो अब खुद को बचाने के लिए सिस्टम तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ रहा हूँ, और कोई भी हद में जाके मैं कभी ये नहीं देखूँगा कि ये तोड़ने वाला कौन है, मैं उसके खिलाफ हूँ। और गलती से अगर मेरे से भी कुछ ऐसा हुआ होगा तो मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और अकोला क्षेत्र के विकास के लिए जो प्लान है वो आपके सामने रखा, और इस क्षेत्र का जो भी पॉलिटिकल जो भी सिस्टम है या पॉलिटिकल जो भी हर बार का जो वातावरण है वो इन्होंने आज यहाँ पर रखा। और आशा है कि जैसे 3 बार लोगों ने आशीर्वाद दिया, वैसे इस बार भी लोग आशीर्वाद देंगे। और इस बार भी अकोला की सत्ता में धोत्रे साहब को सत्ता मिलने की अपेक्षा है, और जनता से अपील भी है कि इस बार भी आशीर्वाद दें। हर कोई सत्ता में आने के लिए तैयार है, हर कोई आ सकता है, उसका ये संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमारा संविधान बराबरी चाहता है, और हमारा संविधान जो है हर इंसान को इस देश की सत्ता में आने का अधिकार देता है, बशर्ते संविधान के प्रति ईमानदार और संविधान के अमल के प्रति ईमानदार वो रहना चाहिए, फिर चाहे किसी भी तरह की सरकार हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मौके पर। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।